इनवर्स निकालना है। अब यहां पर बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, बच्चा सोचता है यार हमें पूछ लिया इनवर्स, तो वो निकालना स्टार्ट कर देता है कोफैक्टर्स, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। भाई इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बेशक उसने बोला हुआ इनवर्स फाइंड करो, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं करना है फाइंड, कर जाओगे गलत हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 आपके एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.5 इसको कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया था, जिसमें आप सीखते हो हाउ वी कैन फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आज के लेक्चर में 4.5 कंप्लीट करना है। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर की हेल्प से आप कैसे इनवर्स निकालते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। जो बच्चे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, ऑलरेडी मैं आपको वो सिखा चुका हूं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में, जब आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब हम कर चुके हैं। तो उसी में मैंने आपको इनवर्स का डेफिनेशन समझा दिया था। फिर भी मैं आपको एक आइडिया फिर से दे देता हूं कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाती है जो ये कंडीशन फॉलो कर रही है, क्या? ए इंटू बी, बी एक दूसरी मैट्रिक्स है जो एग्जिस्ट कर रही है, जो ए के साथ मल्टीप्लाई होके बाय एनी ऑर्डर ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर प्रोवाइड करती है तो आप बी को बोल देते हो इट इज अ इनवर्स ऑफ ए, और यू कैन से बोथ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चे, तो आप फिर इनवर्स को ऐसे डिनोट कर लेते थे, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हम इनवर्स निकालते हैं वो हमने सीख लिया। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है, उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा अगर और डिटेल में आपको इसको समझना है इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम इनवर्स का एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले से फिर हम इनवर्स को फाइंड करेंगे। बड़ा सिंपल फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूं, दैट इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो भाई ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला रहेगा, हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो एडजॉइंट ए आ रहा है, एक आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे बात कर लेता हूं। जैसे कि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया तो भैया इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सोच लो कि यार अगर आप फॉर्मूला बता रहे हो सर कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इसके डिवाइड में वाली जो टर्म डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अगर उसी की वैल्यू 0 आ जाती है तो यार फॉर्मूला ही नॉट डिफाइंड हो रहा है, 1/0 हो जाएगा, फॉर्मूला ही नॉट डिफाइंड हो रहा है। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। दूसरे वर्ड में आपको ऐसा सोचना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, उन मैट्रिक्स को आप बोलते हो सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हो? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा भी सोच सकते हो आप। बात तो सेम ही है, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता? सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सर सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जब भी आप इनवर्स फाइंड करने लगे तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, क्वेश्चन वहीं छोड़ दो, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, उन मैट्रिसेस को बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। क्या बोला जाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो उन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उनको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, उसके इनवर्स को हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक जो इसमें टर्म थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस पर डिस्कशन हो गई। दूसरा इसी फॉर्मूले में है एडजॉइंट ए, कि एडजॉइंट ए क्या चीज है। बच्चे एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स ही होती है, एडजॉइंट ए एक
मैट्रिक्स ही है, बेसिकली वो कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया गया, तो वो आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी वो मैट्रिक्स। तो उसके लिए हमें कोफैक्टर्स आने चाहिए, तो वो जो हमने सीख लिया 4.4 में, तो ऐसे चुटकी बजाएंगे, कोफैक्टर हम निकालेंगे, एडजॉइंट ए भी हम आराम से निकाल लेंगे। मैट्रिक्स तैयार करनी है बस आपको एक, ठीक है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट का एक डेफिनेशन है मैथमेटिकल, वो एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर आपकी बुक में ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। क्या बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इनवर्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड लाइक दिस, बस ये स्टेटमेंट याद रखें, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज करना है, वो जो मैट्रिक्स आएगी उसको आप एडजॉइंट बोल रहे हैं। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये मैट्रिक्स किस चीज की बनी हुई है, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन है, देखो ए आई जे, ये कौन है, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकाल के उस मैट्रिक्स के अंदर रख देना और उस मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज, एज सिंपल एज इट इज। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स लूंगा, ठीक है, उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसका हम इनवर्स निकालेंगे, उसी पे कुछ हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 3x3 के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाएंगे कि कैसे हम 3x3 का भी इनवर्स बहुत जल्दी ऐसे निकाल सकते हैं चुटकी बजा के, बड़े कम टाइम में आप 3x3 का भी निकाल पाएंगे। और 2x2 का तो एक शॉर्टकट भी आपका यहाँ पे बन जाएगा कि कैसे आप 2x2 का विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर जल्दी से एडजॉइंट लिख सकते हैं एक ही स्टेप में, वो भी अब आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, 2x2 के हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक ए 2 - 5 3 लेट इट बी -6, ठीक है बेटा। तो हमें क्वेश्चन आया फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो शॉर्ट में उसको लिखते हैं adj.a, ए जिस मैट्रिक्स का आप निकाल रहे हो, मानो उसका नाम बी है तो बी लिख देना, शॉर्ट में ऐसे लिखने। तो हमें क्वेश्चन आया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, तो आपका क्या काम है, सबसे पहले इन सभी 4 जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सबके कोफैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। तो इंडिविजुअली मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, जो कि आपको पता है यार कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 4.4 को आपने जरूर देख लेना, उस लेक्चर को जरूर देखना है। तो पहले मैं a11, तो a1 में आ गया साइन प्लस का, फिर आपके पास आ गया a12, इसमें साइन माइनस का। अब ये साइन कहां से आ रहे हैं, कोफैक्टर वाला लेक्चर जरूर देखना है कि सर ये प्लस माइनस आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। a21 सर फिर माइनस, a22 फिर प्लस, ठीक। तो आप क्या करना है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सर, फर्स्ट एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, रो कॉलम चले गए, यहां पर -6 लिखना है तो वैल्यू आ गई इसकी -6। फिर a12 सर आप -5 का निकाल रहे हो, रो कॉलम चले गए सर, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक। फिर आप 21 से 3 का निकाल रहे हो सर, रो कॉलम चले गए सर, यहाँ -5 तो ये 5 हो गया। फिर a22 लास्ट एलिमेंट से रो कॉलम चले गए, यहाँ पर इसका कोफैक्टर 2 आ गया, निकाल दिए कोफैक्टर। ओके, क्या करना है इन कोफैक्टर्स का, एक मैट्रिक्स के अंदर रख देना, उस मैट्रिक्स का नाम आप सी रख लो फिलहाल, तो सी इज व्हाट, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कैपिटल सी मैंने उसका नाम रख लिया। तो इसके अंदर आपने रिस्पेक्टिवली कोफैक्टर लिखने हैं, जहां पर एलिमेंट है वहां पर उसका कोफैक्टर लिखना होता है। तो मैं इन जनरल भी लिख के बता रहा हूं, a11 a12 a21 एंड a22, डालो इसका वैल्यू। व्हाट इज a11 सर, फाइंड किया हमने -6, व्हाट इज a12 -3, a21 5, a22 2। तो दिस इज सी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसको एडजॉइंट मत बोल देना, अभी ये एडजॉइंट नहीं है, इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है, फिर आपको वो वाली जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपका एडजॉइंट होगा। तो यहां पर अब आप इसका ट्रांसपोज आराम से कर सकते हैं। यू नो व्हाट इज द ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो भाई इसका ट्रांसपोज कर दो, सी ट्रांसपोज, रो को कॉलम में लिख दो -6 -3, ठीक है, फिर इस रो को कॉलम में लिख दो 5 2, दैट्स ऑल। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स। हो सकता है आपको लग रहा है सर बहुत टाइम लग गया, अरे विद इन सेकेंड्स भी आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो इसका। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर में आता है ये तो इतना तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्टकट तो अभी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर एमसीक्यू टाइप में कोई क्वेश्चन आता है तो जल्दी से कैसे आपका उसका आंसर लिख सकते हो। देखो ये जो एडजॉइंट आया इसको ध्यान से देखो, इसके एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है उसको ध्यान से देखो कि क्या हो रखा है। क्या हुआ, मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स थे 2 और -6 है ना, डायगोनल में जो एलिमेंट्स बैठे हैं वो 2 और -6 हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। चेक, ये इंटरचेंज हो गए सर, -6 इधर आ गया 2 इधर आ गया, हो गया ना इंटरचेंज। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा
जो ऑफ डायगोनल, जो दूसरा वाला डायगोनल है उसको हम ऑफ डायगोनल बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स के साथ क्या हुआ है यहां पर देखो सर, एलिमेंट्स तो अपनी पोजीशन पर है लेकिन उनका साइन चेंज हो गया। बस ये दो बातें ध्यान में रखो तो विद इन 2 सेकेंड आप एडजॉइंट लिख सकते हो, विद इन 2 सेकेंड्स। अब देखो मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए लाइक 3 - 7 10 एंड 9, ठीक है बेटा, इसका एडजॉइंट लिखना है। लिखो, डायरेक्ट लिखो, बताओ क्या आएगा एडजॉइंट। सर इंटरचेंजिंग ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। सर 9 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, राइट। और ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो। सर -7 की जगह यहां 7 आ जाएगा और 10 की जगह यहां -10 आएगा। दैट्स ऑल। आता समझ। तो ये है आपका शॉर्टकट जो विद इन सेकेंड्स आप उसका आंसर लिख सकते हो। बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ये कोफैक्टर सारे निकाल के रिस्पेक्टिवली उनको लिखना पड़ता है। जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज एडजॉइंट। 3/3 का भी सेम है, 3/3 का भी शॉर्टकट होता है, जो मैं आपको अलग से एक लेक्चर बना के बता दूंगा कि वो कैसे आप निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसी प्रोसीजर से 3/3 का भी निकालेंगे, बट पहले हम 2/2 का ही सारी एग्जांपल्स लेंगे इनवर्स तक। 3/3 हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। चलिए अब देखो, अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, ये जो एडजॉइंट आया बड़ी इफेक्टिव प्रॉपर्टी है, उसी से इनवर्स का फॉर्मूला भी डिराइव होता है कि यार कभी भी किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को आप मल्टीप्लाई करो बाय एनी ऑर्डर, ए इंटू एडजॉइंट ए करो या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करो बाय एनी ऑर्डर, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इस दोनों में से एक पार्ट को हम ले लेते हैं और उसको वेरीफाई करके मैं आपको बता देता हूं। देखो सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, राइट, दिस इज योर मैट्रिक्स। जल्दी से मैं इसका एडजॉइंट ए लिख लेता हूं। तो अभी तो शॉर्टकट सिखा दिया तो जल्दी से हम लिख लेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आ गया एडजॉइंट। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूं, ए इंटू एडजॉइंट ए, ध्यान से समझो, ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज ए 1 2 3 4 और इसका एडजॉइंट 4 -2 -3 1, करो दोनों को मल्टीप्लाई। अब देखें कि इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है। रो विद कॉलम मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, जल्दी से कर देंगे। सर 4 3 2 6, सर 1 रो विद कॉलम, सर -2 +2 रो विद कॉलम, सर 4 3 12 -12, सर रो विद कॉलम, रो विद कॉलम, सर 3 2 6 एंड +4, करो सिंप्लीफाई। तो आप देख रहे हैं आपको मिला यहां पर -2, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पर भी आपका -2 आ रहा है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, यही प्रॉपर्टी मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 0 आ जाएंगे और डायगोनल में जो एलिमेंट आएगा वो सेम ही आएगा, हमेशा सेम आएगा, चाहे वो 2/2 की है, 3/3 की है, चाहे 4/4 की है। ये प्रॉपर्टी सब पे वैलिड है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब देखिए यहां पर आप इसको ऐसे भी तो अब लिख सकते हो, तो किसी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखो मैंने -2 कॉमन ले लिया, 0 में से तो सब कुछ कॉमन जाता है, तो -2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1 0 0 1। अभी जो 1 0 0 1 कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको आप आई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अभी जो बगल में -2 आ रहा है, सर ये क्या है, देखो प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखा हुआ, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड कर रहे हो, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो -2 आएगा। आई एम राइटिंग हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड करते हैं। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 -3 2 6, कितना आया -2। देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2, यानी जब ए मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल में जो नंबर क्रिएट होता है वो उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो ये यहां पर हम देखो वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो व्हाट इज -2, सर इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो गई ना प्रॉपर्टी वेरीफाई। तो मैंने a इंटू एडजॉइंट ए किया है, तो आप एडजॉइंट a इंटू ए करके भी देख सकते हैं, वो यही रिजल्ट देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इट इज वेरी इफेक्टिव प्रॉपर्टी, यहीं से आप इनवर्स का फॉर्मूला भी डिराइव करोगे। ओके, तो ये था एक छोटा सा नोट प्रॉपर्टी जिसको हमने वेरीफाई कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है, क्या, इफ यू हैव 2 मैट्रिसेस एंड दे आर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इनका डिटर्मिनेंट क्या है, इनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो, ठीक है, ये भी और ये भी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉन जीरो वैल्यू आ रही है इसकी डिटर्मिनेंट की, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है,
तो उस पर एक प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हो, ए और बी मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, वो वही रिजल्ट देगा, वो जो रिजल्ट इससे आएगा क्या कि अलग अलग दोनों मैट्रिसेस का आपने डिटर्मिनेंट निकाला, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग से निकाला और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपने अलग से निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी सेपरेटली फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकाला था रिजल्ट विल बी सेम, यानी ये रिजल्ट आपका होल्ड करेगा फॉर दीज टू मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से एक अभी प्रॉपर्टी एडजॉइंट वाली मैं डिराइव करने वाला हूं, राइट। इसको ध्यान में रखें। देखो अभी अभी मैंने आपको सिखाया किसी भी मैट्रिक्स को एडजॉइंट से आप इनटू कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई आता है, रिजल्ट बिल्कुल आता है। अब इस रूल पे, इस प्रॉपर्टी पे मैं ये वाला रिजल्ट अप्लाई करने वाला हूं, तो एक एडजॉइंट की बहुत इफेक्टिव प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी जिससे आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। देखो वो कैसे, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके साथ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई कैन राइट इट लाइक दिस, पीछे भी आपको मैंने बता दिया। अब मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, यानी दोनों तरफ डिटर्मिनेंट यू कैन अप्लाई, ठीक है। यानी दोनों तरफ मैट्रिसेस ही हैं, लेफ्ट साइड क्या है, मैट्रिक्स ही है ना, ये ए है एडजॉइंट है, दोनों मल्टीप्लाई होके तो मैट्रिक्स ही देती हैं, तो मैंने उसका डिटर्मिनेंट बना लिया। और राइट हैंड साइड में भी तो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको लिख दिया है, तो इसका भी मैंने डिटर्मिनेंट बना दिया, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट बना दिया इसको। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझे इस चीज को, आगे ध्यान से समझे। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। देखो दोनों का आपने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग से और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अलग से लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से मैंने लिख लिया। उसके बाद यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो डायगोनल में आ रखा है और ये पूरा मैंने डिटर्मिनेंट ही बनाया हुआ है, तो मैं बोलूं यार रो 1 में से क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। रो 2 में से क्या कॉमन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा मत करना कि इसको मैट्रिक्स समझ लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक ही बार कॉमन आएगा, नो, ये 2 बार आएगा क्योंकि मैंने इसको क्या बना दिया है, डिटर्मिनेंट बना दिया। ये मैट्रिक्स नहीं है, जब तक ये मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक ही बार कॉमन आएगा क्योंकि सभी एलिमेंट में से मैट्रिक्स में से एक ही बार कॉमन लिया जाता है। और डिटर्मिनेंट जब वो बन गया तो एक रो में से एक ही समय पर आप कॉमन ले सकते हैं, दैट यू नो। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिखा जाएगा और बगल में क्या बैठा सर, डिटर्मिनेंट 1001। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, निकाल के देख लो 1, तो वो वाला डिटर्मिनेंट निकल गया आइडेंटिटी वाला। तो हमारे पास बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी नॉन स्क्वायर है, यानी ये दो नॉन जीरो नंबर है तो इनको आप आपस में कैंसिल कर सकते हो, है तो सेम ही है। यहां पर इसकी पावर 1 है, यहां पर इसकी पावर 2 है, यू कैन कैंसिल। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है सर, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1। तो भाई इस नोट को आपने ध्यान में रखना है, इस नोट को ध्यान में रखना है। तो मैं यहां पर इसको फेयर करके यहां लिखता हूं कि मैंने क्या डिराइव किया। तो हमने डिराइव कर लिया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 1। अब ये जो पावर 1 लिखा है ये वेरी करता रहता है, ठीक है, पावर को अच्छे से समझना आपको। अब इस पावर का क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो अंडरस्टैंड करें, जो बच्चा लेंथी कर देता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जाता है यार एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं आती है, याद ही नहीं रही, तो आप यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर देंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके लिए सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अगर तो 3x3 मैट्रिक्स के तो भैया 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर उसका आप मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसको एक्सपैंड करेंगे, फिर जाके वैल्यू मिलेगी इसकी।
लेकिन भाई इतना लेंथी कभी नहीं करना, ये छोटा सा प्रॉपर्टी इसको याद कर लो कि एडजॉइंट ए का अगर आपको डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वली होता है विद सम पावर। अब वो पावर का क्या कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो हमने डिस्कशन की उसमें मैं चला रहा हूं 2/2 मैट्रिक्स। क्या चला रहा हूं? 2/2 मैट्रिक्स। तो भाई अगर ए का ऑर्डर 2/2 है तो आपने देखा इसकी पावर कितनी बैठ रही है? 1, यानी एक पावर कम। जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा, 3/3, तो अब आप 3/3 को लेकर डिराइव करोगे तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, एक पावर कम। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 होगा तो इसकी पावर कितनी आ गई? सर जी 3, एक पावर कम आता है। तो इन जनरल आपको कैसे याद रखना है कि अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, ठीक है, n ऑर्डर रख लिया उसका, अगर इसका एडजॉइंट पूछ लिया जाए, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला बैठेगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, क्योंकि एक ऑर्डर n है तो एक पावर कम रखनी है डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो भैया ये प्रॉपर्टी आपको एडजॉइंट वाली याद रखनी है। इट इज वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी से और भी प्रॉपर्टीज आप डिराइव कर सकते हो, जो अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा सिर्फ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को सीखने के लिए। तो फिलहाल ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। आधे समझ? तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो कुछ कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालने, आपको उस मैट्रिक्स का सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो मैट्रिक्स गिवन वाली है उसका डिटर्मिनेंट निकालो और उस पर पावर ये डाल दो। अगर वो 3/3 की पावर 2 डाल दो, अगर 2/2 की तो पावर 1 डाल दो, अगर 4/4 की, वैसे तो वो होगी नहीं 4/4 आपके सिलेबस में नहीं, अगर होगी 4/4 को उसे एक्सपैंड करके पावर उसकी 3 डाल दो। आधे समझ? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इनवर्स के फॉर्मूले पे आते हैं। देखो बेटा, आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई की a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू व्हाट? सर एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू व्हाट? सर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। अब यहां से आप इनवर्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। a हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हम मान के चल रहे हैं, सिंगुलर नहीं है ये, सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉन सिंगुलर ही है। अब यहां पर इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इनवर्स का डेफिनेशन बताया। क्या? सर ए बी, बी ए और आई अगर ये होल्ड कर जाता है तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, या फिर आप बी को बोल सकते हो सर जो बी है वो ए का इनवर्स है। ठीक है, अब यहां पर भी तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखो ए एडजॉइंट ए को फील करो ना बी जैसा, ए बी फिर बी ए, लेकिन सर यहां पर प्योरली आई नहीं है, बगल में डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अरे भाई इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को उठा के इन दोनों के डिवाइड में ले जाओ ना, वो लेके जा सकते हो, ये एक नॉन जीरो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है ये। तो हम क्या करेंगे, ए एडजॉइंट ए, इसके नीचे भी डिटरमिनेंट ऑफ ए लेके आ सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए, इसके नीचे भी डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि लिख सकते हैं। तो किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। तो भाई ये जो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो ये एक मैट्रिक्स ही है तो एक मैट्रिक्स ही है, तो क्या आप इसको बी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लो बी, क्या दिक्कत आ रही है? बी है ये भी इक्वल टू आई। तो कर गई ना फॉलो ये किसको? इनवर्स की डेफिनेशन को फॉलो कर गई कि देयर इज अ मैट्रिक्स बी जो एग्जिस्ट कर रही है, जो बता रही है ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इट मीन्स बी इज व्हाट? बी इज इनवर्स ऑफ ए। और ये बी का यहां तो वैल्यू दिख ही रहा है, क्या है सर? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो भाई ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर दिया इनवर्स का। अब इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है। मेरे ख्याल से यार कोई भी बच्चा कर सकता है अगर इतना समझ में आ गया। आपको सिर्फ कोफैक्टर निकालते रहना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इनवर्स का। बड़े मस्त तरीके से हमारी अब एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। ध्यान से देखना, अब मैं सारी 3/3 की एग्जाम्पल ही लूंगा एक्सरसाइज में, 2/2 से मैंने आपको सारा समझा दिया। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 4.5 फाइंड एडजॉइंट। तो भैया ये 2/2 मैट्रिक्स का क्या आप एडजॉइंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझा दिया। तो हम पकड़ेंगे 3/3 को। तो एडजॉइंट तो मैं अभी नहीं निकालूंगा, मैं इनवर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें एडजॉइंट हमारा कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 क्या कह रहा है? वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। तो भाई ये वेरीफाई करके मैंने आपको दिखा दी है 2/2 के लिए, 3/3 के लिए आप वेरीफाई कर लें, आराम से हो जाएगी वेरीफाई। एडजॉइंट ही निकालना है भाई, उसको मल्टीप्लाई करना है। इनवर्स में मैं फिर आपको वो सिखाऊंगा भी, इनवर्स पे काम करते हैं हम, है ना, इनवर्स में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, इन सब का इनवर्स निकालो। अब क्या करना है इनवर्स के लिए? फर्स्ट स्टेप,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप उठा लो, हम 3/3 का करेंगे। इसके और भी पार्ट हैं, वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन तक आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम पकड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें बच्चा परेशान होता है, सर ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अरे कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका हम नाम रख लेते हैं ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये तो चेक करें ये सिंगुलर तो नहीं है कहीं, है ना, ये चेक करेंगे। अगर सिंगुलर हुई तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, तो रो 1 से मैं इसको एक्सपैंड करने वाला हूँ। रो 1 से तो पहला एलिमेंट मेरा 1 है। रो कॉलम चलेगे सर, इट इज़ माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में सर माइनस आएगा सर, इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और बाकी रो 1 के 2 एलिमेंट 0 हैं, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या आने वाला है। सर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, पीछे बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 होता है, तो सर इसको 1 लिख लिया, तो -1। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया इस मैट्रिक्स का? -1, नॉन जीरो। ये भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। अब वो इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए, फिर उसकी मैट्रिक्स बनानी है, उसका ट्रांसपोज करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में करवाऊंगा। और ऐसा ही आप एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लिखना है, ठीक है, मैं पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूं जो ए हमें दे रखी है। ठीक, इट इज हेयर 1 0 0, हेयर 0 0, और कॉस साइन साइन कॉस, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा, राइट। डिटरमिनेंट इसका हमने निकाल लिया जो कि -1 आया। अब आपको कोफैक्टर डायरेक्टली लिखना है, यानी वो सी वाली जो मैट्रिक्स है ना कोफैक्टर वाली, वो डायरेक्ट बनानी। कैसे? ऐसे लिखना आपको, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, उसका नाम हमने सी। एक बार मैं इन जनरल लिख लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, इन जनरल कोफैक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट डाल सकते हो आप। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, तो ये वाला आइडिया आप ले लो, एक स्टेप आप ये ले लो, प्लस यहाँ थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट रख दो सर, माइनस थोड़ा ब्रैकेट, फिर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस। साइन तो पता है ना, कोफैक्टर के साइन लिख रहा हूँ, ये इवन है, प्लस आएगा, जहाँ पे ऑड आ रहा है, इनका सम ऑड आ रहा है तो वहाँ माइनस लिखना है। ये सब मैंने सिखा रखा है 4.4 में। तो माइनस प्लस, यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस। अब ये जो खाली ब्रैकेट्स मैंने रखी हैं, इनके अंदर कोफैक्टर का वैल्यू डालना है, जो कि आप आराम से डाल दोगे। एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे बना दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे वैल्यू डालोगे, जैसे रो 1 का निकाल रहे हैं, यानी A11 का निकाल रहे हैं, तो रो कॉलम चलेगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट लिख लो। उतना क्रॉस करके तो आप डायरेक्ट लिख ही सकते हो ना। सर यहाँ पर आ गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आ गया सर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, आप पूरा डिटेल में फिर ऐसे ही सबको निकालना, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पर मैं लिखा A11 कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, इसका साइन आएगा प्लस, रो कॉलम चलेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी यार एक्सपेंशन में किया वही कर रहा हूँ मैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन साइन को इंटू किया सर, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कॉमन आ गया, पीछे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई? -1। देखो डायरेक्ट लिख लिया। इतना कर लो, प्रैक्टिस के बाद आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा वाला सर, ये 0 सर, रो कॉलम चले गए सर 0 0, सर यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये लास्ट वाला सर, ये रो कॉलम चले गए सर 0 सर, यहाँ भी 0 आ गया। देखा, अगर यहाँ पे नंबर्स हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको माइनस ही करना है, जो नंबर आएगा लिख दो। नहीं लिख पा रहे हो डायरेक्ट, तो सेपरेटली सारे 9 के 9 को फैक्टर निकाल दो। चलिए यहाँ पर ये सर, ये रो 2 पे आ गए सर, रो कॉलम चले गए सर 0 सर, यहाँ भी 0 आ रहा है। फिर से सेंटर वाला सर, रो कॉलम चले गए, सेंटर वाला सर ये माइनस कॉस अल्फा आ रहा है, और सर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा आएगा। ओके डियर। फिर लास्ट इसका रो 2 का सर, साइन अल्फा का निकाल रहे हैं, ये चले गए सर, यहाँ पे साइन अल्फा आएगा। आते समझ? लास्ट में सर ये आ गया 0 सर, यहाँ पे 0 आ रहा है सर, यहाँ पे साइन अल्फा आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट में सर, यहाँ पे कॉस अल्फा आ रहा है, दिस इज कॉस अल्फा। आते समझ? इसको थोड़ा फेयर लिख लो, -1 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस का, यहाँ पे
माइनस साइन अल्फा, उसके बाद फिर 0 माइनस साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, दैट्स ऑल। व्हाट इज दिस? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट अभी आएगा जो कि हम डायरेक्टली लिख लेंगे फॉर्मूले के अंदर। हमारा जो मेन काम होता है 3x3 मैट्रिक्स में कितनी जल्दी हम 9 के 9 कोफैक्टर्स निकाल पा रहे हैं, वही हमारा मेन काम है। तो 9 के 9 कोफैक्टर निकाल के मैंने उसकी मैट्रिक्स बना दी है। अब सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ, किस पे? इनवर्स के फॉर्मूले पे। तो यहीं पे लिख देता हूँ इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? -1, डाल दी वैल्यू। एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ आप डायरेक्ट लिखो, वो क्या होता है? सी ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स आई ना उसका ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखना, दैट यू नो। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि जो एडजॉइंट ए निकालोगे वो सी ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज करके आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखो। -1 0 0 -1 0 0। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी है तो सिंपल है काफ़ी। रो फिर ये आ गया 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, लास्ट रो इज 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, दैट्स ऑल। दिस इज इनवर्स। एक काम कर सकते हैं, जो बाहर माइनस लगा हुआ है खाली माइनस ही है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई नंबर हो ना 1/2 1/3 उसको बाहर ही रखो, अंदर फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ 1 0 0 0, यहाँ पर आ गया कॉस अल्फा, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पर आ गया माइनस कॉस अल्फा। तो देखो ये आपका इन्वर्स आ गया। अब ये मैट्रिक्स कुछ भी आए, हो सकता है ये ए मैट्रिक्स ही बन गई जो हमारी थी, है ना, वो वही बन गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, इस मैट्रिक्स में ऐसा हो रहा है। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता, ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा था। आपको ये समझना है कि इन्वर्स हमने कैसे निकाला है। आई होप इट इज क्लियर, है ना, दैट्स ऑल। तो भाई अब देखो यहाँ पर इसी के आगे आप इस पे एक प्रॉपर्टी जो पीछे बताई इन्वर्स पे वेरीफाई कर सकते हो। ये जो आपकी मैट्रिक्स थी ना ए, उसका आपने निकाला इन्वर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, यही तो डेफिनेशन है। अगर आपको डाउट हो कि आपका जो इनवर्स है वो गलत हो रहा है या कोई नंबर आपको लग रहा है मैंने कहीं एरर कर दिया है, तो भाई ये करके देख लो। जो मैट्रिक्स आपकी थी गिवन वाली, जो आपने इनवर्स निकाला, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है तो इनवर्स में कहीं एरर है, एक बार फिर से चेक कर लो। ओके डियर, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स पूछा, स्टेप्स यही चलेंगे। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, दैट यू कैन डू 2/2 का यार खुद करते रहो। ये वेरीफाई करना है, बहुत सिंपल है। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, जो मैट्रिक्स आएगी उसका इन्वर्स निकालना, तो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या है? बी और ए का इन्वर्स, यानी पहले बी का इन्वर्स निकालो, फिर ए का इन्वर्स निकालो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। ये लॉ हमने पढ़ा भी हुआ है, ट्रांसपोज में, इन्वर्स में, ये सब मैंने सिखा रखा है। तो बस आप इस दो मैट्रिक्स के लिए इसको वेरीफाई कर लेना, बहुत ईजी वाले है ना। इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कवर हो जाएगा, जो मैं 3/3 का करवाऊंगा। ये 2/2 का है ना, ये बहुत ईजी वाला होता है। 3/3 का करवाऊंगा जो सीखने वाला है मेन। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका 2/2 का है, लेकिन इसमें आपको नंबर फाइंड करना है ए एंड बी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। बस इसमें देखो यार ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, इसमें एक टर्म और आएगी, इन्वर्स भी आपको इसमें फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे जो इसमें मेन है, उसी के बाद ये क्वेश्चन निकलेगा आपका। चलिए ए स्क्वायर क्या आएगा सर? ए इंटू ए, 3 2 1 1 3 2 1 1, करो मल्टीप्लाई। रो विद कॉलम सर, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। रो विद कॉलम सर, 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 2। ठीक है, फिर रो 2, 3 1 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1, 3 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, करो सिंप्लीफाई। सर 9 और 2 11 सर, 8 4 एंड 3, दैट्स ऑल। दिस इज योर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये रिलेशन आपको 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? इस रिलेशन को पकड़ना है। आपने ए स्क्वायर की जगह ए का वैल्यू डालना है, राइट, प्लस स्मॉल ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आएगा 3a 2a a बी आई, बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हो जाएगा b
0 0 बी, और ये किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स, 0 को आप नल मैट्रिक्स में लिख सकते हो। इन सभी मैट्रिसेस को आप प्लस कर दो पहले तो आपके पास क्या मिलेगा सर, ये मिल रहा है 3a + b + 11। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इन तीनों में से किसी एक मैट्रिक्स को वहां ट्रांसफर कर दो। इट इज़ बेटर कि जो कांस्टेंट वाली होती है ना, जिसमें कोई नंबर अननोन नंबर नहीं होता, वो वाली उधर कर दो, फिर कंपेयर कर लो। कैसा भी कर सकते हैं, मैं तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ गया 3a b और 11, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को प्लस में लिख दिया, अब सेकंड को लिख लो सर, यहाँ पर आ जाएगा 2a + 8 + 0, तो यहाँ से a आराम से निकल जाएगा सेकंड एलिमेंट से। तो फिर आ गया सर यहाँ पर a, इसका 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका 4, और लास्ट वाला सर इसका a है यहाँ पर, इसका 3 है, a 3 और इसका b इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इन चारों को कंपेयर कर लो। तो आप ऐसा करें, सेकंड एलिमेंट को आप लेंगे, ठीक है, सेकंड एलिमेंट को, और इसको 0 के इक्वल रखो। देखो a यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, 2a + 8 है ये, इक्वल टू 0। व्हाट इज a सर, -8/2, दैट इज -4। आगे अब हमें b निकालना है। b के लिए आप ऐसा करें, किसी को भी ले लो तो b आराम से आ ही जाएगा। तो फर्स्ट वाले लेते हैं, 3a + b + 11, 3a + b + 11 इक्वल टू 0। a बचे आपने निकाला -4। अब यहाँ से देखो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये -12 + b -11, तो b आपका आ गया सर 12, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो b1। अब देखो ये क्वेश्चन है करने वाला 15, 3/3 की है। एक तो ये रिलेशन वेरीफाई करना है, और साथ में यहाँ से इन्वर्स निकालना है। अब यहाँ पर बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, बच्चा सोचता है यार हमें पूछ लिया इन्वर्स, तो वो निकालना स्टार्ट कर देता है कोफैक्टर्स, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाता है 1/det ऑफ a इंटू एडजॉइंट ए। भाई इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बेशक उसने बोला हुआ इन्वर्स फाइंड करो, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं करना है फाइंड, कर जाओगे गलत हो जाएगा। फिर क्या करना है, अरे भाई ये जो रिलेशन वेरीफाई करोगे ना, इसी रिलेशन से आपने इन्वर्स को डिराइव करना है। क्योंकि यहां देखो क्या लिखा है, हैंस। हैंस वर्ड आपको ये फील दे रहा है कि ये जो रिलेशन आपने डिराइव किया है उसी से आपको इन्वर्स निकालना होता है। ये हैंस आपको वो फील देता है भाई। तो वेरीफाई दिस रिलेशन, प्रूव दिस रिलेशन, हैंस फाइंड ए इनवर्स। आता है समझ, कोफैक्टर मत निकालना, ये फॉर्मूला मत लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेशन वेरीफाई करना है ये बहुत आसान है। चैप्टर 3 में मैट्रिक्स में ये रिलेशन हमने बहुत वेरीफाई किए हुए हैं। इनको उसी तरह से करना है, पहले a² निकालो, फिर a³ निकालो, जो सारी मैट्रिसेस है इस रिलेशन में डालो, सिंप्लीफाई करो, 0 आएगा, आ जाएगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस रिलेशन से इनवर्स को कैसे डिराइव किया जाता है। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 दोनों सेम है, लगभग सेम है, टर्म्स चेंज है। तो हम 16 का रिलेशन पकड़ेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इसको प्रूव कर लोगे आराम से। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान से सुनो, वो ध्यान से सुनो। हमने प्रूव कर दिया a³ - 6a² + 9a - 4i इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसको कर लेना इतने पार्ट को। उसके बाद इनवर्स कैसे निकालना है, फर्स्ट स्टेप, इस रिलेशन में आपको क्या करना है, जो आई वाली टर्म आपको दिखेगी ना, हमेशा आई वाली टर्म होगी, जो आई वाली टर्म आपको दिख रही है उसको आप राइट साइड में ले जाओ। ठीक, फाइंड क्या करना है, इनवर्स। इनवर्स के साथ अब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, दैट इज योर चॉइस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स टू बोथ साइड, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगी जो आपको पहले से पता है, यानी आपको ये पता है यार a इंटू आई करूँ या फिर i इंटू ए करूँ, यानी किसी भी मैट्रिक्स को जब आप i से इंटू कर रहे हो तो वो हमेशा आपको a मैट्रिक्स ही प्रोवाइड करेगी। एक तो ये रिलेशन बनेगा, ये आपको वहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, इसकी हेल्प लेनी है। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा रिलेशन आ रहा है a इंटू ए इनवर्स, ठीक है, जहाँ फिर आ रहा है a इनवर्स इंटू ए, ये अभी अभी हमने देखा ये हमेशा किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है। तो एक तो इस रिलेशन की आपने हेल्प लेनी, ये दोनों एज ए रीजन आपने साइड में लिख लेने। तो देखें यहाँ पर कि ऐसा जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा बच्चे मेरे a इनवर्स, सभी मैट्रिक्स के पहले इनवर्स लिख दो जितनी भी ये टर्म्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, कांस्टेंट को साइड में रखें, a² के साथ भी, इसके साथ भी और a के साथ भी, ठीक है।
दिस इज आई, सॉरी ये मैंने ए लिख लिया, दिस इज आई। ओके डियर, अब आप क्या करो, ए इनवर्स ये जो आया ना, इसका ए क्यूब का ए इसके साथ एडजस्ट कर दो। ऐसा आप कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, तो ए स्क्वायर यहाँ से एक लिया और ए इनवर्स को दे दिया। अब ये जो ए इनवर्स ए इंटू बन रहा है, इसको आपने आई लिख लेना है। उसके बाद 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर का भी एक ए इनवर्स को दे दो ऐसे, और एक ए यहाँ पे साइड में हो गया। ए इनवर्स इंटू ए, ये पहले से ग्रुप ये बना ही हुआ है, एक ही साथ सबका वैल्यू डालते हैं, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। राइट साइड में क्या हो रहा है, ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही होती है, तो उसको आई से इंटू करोगे तो इनवर्स ही आ जाएगा, लाइक दिस। यानी ये वाला रिजल्ट हमने यूज कर लिया, ठीक है। ए आई, आई ए मल्टीप्लाई करो तो ए मिलेगा, तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही मिलेगा। तो देखो ए इनवर्स हमने यहाँ पर बना दिया है। राइट लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते जाना है, जो इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वही इनवर्स की वैल्यू होगी, और वो निकाल लेंगे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में आराम से। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद ये वाला पार्ट आई लिखना आपको, एज यू नो ए इंटू ए इनवर्स इज आई, इसको भी आई लिखना है और इसको भी आई लिखना है, आते समझ। तो ए इनवर्स इंटू ए इज आई, इसके साथ ए स्क्वायर बचा हुआ है। दूसरी टर्म आपकी 6 के साथ, ठीक है, -6 के साथ, फिर इसको आई लिखना है, इसके साथ ए बच जाएगा। और जो थर्ड टर्म है वो 9 है, थर्ड टर्म है आपकी 9 ए इनवर्स इंटू ए, वो होगा आई प्लस 9i। और दूसरी तरफ क्या बच रहा है सर, वो तो हमारा ए इनवर्स आ चुका है, तो खाली यहाँ पर 4 इंटू ए इनवर्स आपको लिखना होगा, कुछ नहीं किया। ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स जो बना है उसको आई लिखना है। वापिस आई ए स्क्वायर के साथ आ रहा है, चाहे वो ए के साथ आए वो कोई मतलब नहीं है, आई गायब हो जाता है, ठीक है। ए इंटू आई ए ही होता है, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू आई वो भी ए स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर आ जाएगा, आई इंटू ए, फिर आपका वो ए आ जाएगा, और 9i को आपने 9i ही रखना है, इसको 9 मत लिख लेना, 9 एक नंबर है, आई एक मैट्रिक्स है। तो ये मैंने इनवर्स का एक रिलेशन बना दिया है, अभी इसके साथ 4 लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपने फाइंड की होगी इसका यहाँ पे वैल्यू डाल देना है, ठीक। यहाँ पर आपने ए का वैल्यू डाल देना है, जो कि आराम से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, यहाँ मैट्रिक्स ही आपको मिलने वाली है। और ये वाला जो 4 है यहाँ से उठाओ, वो इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ए इनवर्स आएगा। आते समझ, इस तरह से आपको इनवर्स निकालना होगा। स्टेप्स में आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहले जो रिलेशन आपने वेरीफाई किया है उसमें एक आई वाली टर्म होगी, आई वाली टर्म को आप राइट साइड ट्रांसफर कर दो। जैसे यहाँ पर -4i था तो उसको ट्रांसफर कर दिया, 4i हो गया। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में आपके पास बच रहा है उसके अंदर ए रहेगा, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, जो भी है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन। इसके साथ हर एक मैट्रिक्स के साथ आपको इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, यानी बोथ साइड इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बोथ साइड आपको इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमने सबके साथ इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। तो जो आपने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। फिर इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, ये दो रिलेशंस आते रहेंगे, इनको सिंप्लीफाई करते जाना है, इनकी वैल्यू डालते जानी है। तो एंड में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी उसके आगे आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ आप रुक जाएंगे। यहाँ पर आपने ए स्क्वायर जो ऑलरेडी निकाला होगा उसका मैट्रिक्स, ए का, आई का, सिंप्लीफाई मैट्रिक्स देन इनवर्स। आधे समझ, को फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, इसी रिलेशन से इस तरह से इनवर्स निकाला जाता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव हुआ, अभी तो सिलेबस आया नहीं आपका, जो भी टर्म 1 का है मैट्रिक्स, ये वाला चैप्टर अगर सब्जेक्टिव में चला गया तो इस तरह से इसको आपको करना होगा, नहीं तो MCQ आया तो वो भी सिखाएंगे जल्दी से हम कैसे निकालेंगे। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। भाई ये कवर हो चुका है, मैंने जो प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करवाई उसी तरह का है। तो पूछ रहा है यार एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ। तो इन जनरल मैंने आपको बता रखा है यार ये इसका प्रॉपर्टी है। ए का ऑर्डर अभी मैं n/n इसमें रख रहा हूँ, तो उसने बोला यार इसका ऑर्डर 3/3 का है। तो अगर 3/3 का है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है सर, इसकी पावर 3/3 का, तो एक कम सर पावर 2। कौन सा पार्ट है सर, बी पार्ट इज द
राइट ऑप्शन, वेरी सिंपल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी सिंपल। ये भी एक प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। कई बार इसको ऐसे लिखा होगा, लाइक दिस, एक ही बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये किसके इक्वल होता है बताओ? है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये होता है भाई 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आता समझ? तो इट इज़ वेरी इजी, 18th MCQ। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चों, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। पेंडिंग वाले क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए हैं वो बहुत सिंपल है, उन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स मेथड सीखेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। उसमें भी आपको इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इन्वर्स मैंने आपको सिखा दिया, तो मैट्रिक्स मेथड ऐसे चुटकी बजा के आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, बाय बाय।